गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक इनफर्टिलिटी एंड असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक, तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? तो बेटा इनफर्टिलिटी हम किसको कहते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ गिव बर्थ टू चाइल्ड and inability to conceive is called infertility। ठीक, कि जो इनफर्टिलिटी है कि अगर किसी मेल की या फीमेल की चाइल्ड को बर्थ देने की क्षमता ना हो, ठीक, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक, जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी मेनली टू टाइप्स की होती है। ठीक, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की दो प्रकार की इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं हम। मेल इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक, तो जैसा क्लियर है अपना इनफर्टिलिटी हम किसको कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी मीन्स कि जब मेल या फीमेल की, ठीक, किसी चाइल्ड को बर्थ देने की उसकी क्षमता ना हो, यानी कि उसमें इनएबिलिटी हो किसकी चाइल्ड बर्थ की, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी दो टाइप की बेटा, एक मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो जो मेल इनफर्टिलिटी है, तो मेल इनफर्टिलिटी हम किसको कहते हैं कि जब किसी मेल के द्वारा, ठीक, कि जब किसी मेल के द्वारा उसमें ये इनएबिलिटी हो कि किसी मेल की ये इनएबिलिटी हो कि वो सेकेंडरी oocyst को फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक, कि जो मेल गैमीट है, वो मेल गैमीट अगर फीमेल सेकेंडरी oocyst को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी के लिए बेटा ये आवश्यक है कि मेल फर्टिलिटी के लिए ये आवश्यक है कि उस मेल के द्वारा जो स्पर्म है, ठीक, उस स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक, यानी उस स्पर्म का प्रोडक्शन होना चाहिए और जो स्पर्म है वो नॉर्मल स्पर्म हो, ठीक, कि नॉर्मल स्पर्म हो, वायबल हो और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो। तो फर्टिलिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि मेल में फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके द्वारा जो स्पर्म प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो स्पर्म सफिशिएंट अमाउंट में हो, वो वायबल हो, ठीक, और नॉर्मल स्पर्म हो। ठीक, लेकिन कई केस में, यानी कि इनफर्टिलिटी के केस में क्या होता है कि या तो स्पर्म जो है तो डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उस कंडीशन में उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक, यानी कि जो मेल स्पर्म है वो स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ठीक, तो उस कंडीशन में, ट्रांसपोर्ट ना होने की कंडीशन में इनफर्टिलिटी उसमें आ जाती है, ये एक रीज़न है। दूसरा कि मेल के द्वारा जब स्पर्म प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वेजाइना में उसका सफिशिएंट अमाउंट में डिपोजिशन ना हो पाना। ठीक, ये एक मेल फर्टिलिटी का रीज़न है कि जब वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उस स्पर्म का वेजाइना में सफिशिएंट अमाउंट में डिपोजिशन ना हो पाना। ठीक, तो ये रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी के। अब बेटा जो
सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी जहाँ मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। तो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है, तो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कई फैक्टर के प्रति सेंसिटिव होती है, यानी उस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को कई ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्टेड करते हैं, जिसके कारण मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है, ठीक। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के लिए सेंसिटिव हैं? तो वो फैक्टर है जैसे कि टॉक्सिन, ठीक, कि टॉक्सिन के इफेक्ट से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। या तो फिर इन्फेक्शन के कारण, या फिर मेल न्यूट्रिशन, ठीक, तो या फिर एक्सरे के कारण, एक्सरे रेडिएशन के कारण भी वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वो अफेक्टेड होती है, या फिर स्क्रोटल, यानी कि टेस्टीज स्क्रोटल जो है, उस टेस्टीज स्क्रोटल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो जाए, ठीक। जनरली जो टेस्टीज है तो वो किस टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, उसको 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अफेक्टेड होती है और वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन में बेटा क्या होगा कि मेल इनफर्टिलिटी आएगी, ठीक। तो इसको हम कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी, कि अगर मेल के द्वारा चाइल्ड को बर्थ देने की उसमें इनएबिलिटी हो जाए तो वो मेल इनफर्टिलिटी। उसी प्रकार से फीमेल इनफर्टिलिटी, कि फीमेल इनफर्टिलिटी हम किसको कहते हैं कि जब कोई फीमेल के द्वारा कंसीव ना किया जा सके, यानी कि गर्भधारण ना किया जा सके, ठीक, कि कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी कि गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो उसको हम कहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी जनरली ओवेरियन डिजीज के कारण फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज की जाती है या होती है, ठीक, ओवेरियन डिजीज, या फिर जो यूटेरस है उस यूटेरस के द्वारा फर्टिलाइज ओवम जो है, उस फर्टिलाइज ओवम को रिसीव ना कर पाने के कारण, ठीक, कि अगर जो ओवेरियन ट्यूब है उसमें अगर इनहेबिशन हुआ तो इनहेबिशन होने के कारण जो यूटेरस है वो यूटेरस फर्टिलाइज ओवम को या फर्टिलाइज ओव्यूल को रिसीव नहीं कर पाता। उस कंडीशन में भी फीमेल इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, ठीक। तीसरा कारण ये है कि जो फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो अगर किसी फीमेल में, फीमेल की बॉडी में फेट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ठीक, यानी कि जो फेट है वो फेट अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो उस कंडीशन में भी, ठीक, इनफर्टिलिटी के चांसेस बनते हैं। वो कैसे कि जब फीमेल में जो फेट है उस फेट का अमाउंट अगर लो होगा, ठीक, कि फेट का अमाउंट अगर लो हो जाता है तो उस कंडीशन में उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है, ठीक, यानी लो अमाउंट में अगर उसमें फेट प्रेजेंट है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले हो जाती है, ठीक। एक कंडीशन ऐसी आती है कि एमेनोरिया कॉज हो जाता है, ठीक,
एमेनोरिया हम यहाँ किसको कह रहे हैं कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब्सेंस के कारण ठीक उसमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में भी फीमेल इनफर्टिलिटी आती है। ठीक, तो एक बार और रिपीट करता है मैं फीमेल इनफर्टिलिटी में कि फीमेल इनफर्टिलिटी या तो ओवेरियन डिजीज के कारण या फिर यूटेरस के द्वारा फर्टिलाइज ओव्यूल्स को या फर्टिलाइज ओवम को रिसीव न कर पाने के कारण उसमें इनफर्टिलिटी आती है। दूसरा कि जो फीमेल है उसमें फेट का अमाउंट अगर लो है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले हो जाती है और डिले होने के कारण एमेनोरिया कॉज होता है। एमेनोरिया मीन्स कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो जिससे उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये अब अगर मान लीजिए कि मेल इनफर्टिलिटी है और फीमेल इनफर्टिलिटी है, अब इनको अपना खुद का चाइल्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ठीक डेवलप की गई है कि वो खुद का चाइल्ड यानी ऑब्टेन कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो अगर किसी पर्सन में या चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अगर इनफर्टिलिटी का शिकार है तो उस कंडीशन में हम कई प्रकार की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे वो खुद का बच्चा प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो ये टेक्निक्स है बेटा, जैसे बहुत फेमिलियर है, आपने नाम सुना होगा कि जैसे फर्स्ट इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जायगोट इंट्रा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक। सेकंड टेक्निक है बेटा गैमिट कि अगर कोई मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का अगर शिकार है तो और उसको खुद का चाइल्ड अगर चाहिए तो उस कंडीशन में कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें कि स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट करके, ठीक, स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में, ठीक, यानी कि लेबोरेटरी में बॉडी के बाहर
फ्यूज कराया जाता है या फर्टिलाइज कराया जाता है, और फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट या एम्ब्रियो प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स हो गया बेटा कि बॉडी के बाहर, अगर इन विवो हम बोलते हैं तो बॉडी के अंदर। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रैक्टिकल अगर बॉडी के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन। लेकिन अगर हम कोई प्रैक्टिकल या कोई एक्सपेरिमेंट बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं इन विवो कंडीशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जब बॉडी के बाहर यानी कि लेबोरेटरी में स्पर्म के द्वारा ओवम को फर्टिलाइज कराया जाता है और एक फर्टिलाइज जाइगोट हम ऑब्टेन करते हैं, तो उस टेक्निक को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में जो हस्बैंड है, ठीक, या जो डोनर है, कि हस्बैंड या डोनर से हम स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से वाइफ या डोनर से ओवम को कलेक्ट करते हैं। ठीक, उस ओवम को कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी पेट्री डिश में, ठीक, लेबोरेटरी पेट्री डिश में ओवम को स्पर्म के द्वारा फ्यूज कराया जाता है। ठीक, ओवम को स्पर्म के द्वारा फ्यूज कराया जाता है और जब फ्यूजन के थ्रू जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो उस जायगोट को फीमेल के यानी कि जो डोनर थी या जो वाइफ थी, ठीक, कि जो डोनर है या जो वाइफ है उसके फैलोपियन ट्यूब में, ठीक, उसके फैलोपियन ट्यूब में उस जायगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो जब जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिफ्ट। ठीक, ये बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज जिफ्ट, व्हाट इज IUT। ठीक, तो अगर पूछता है कि व्हाट इज जिफ्ट, ठीक, इसका फुल फॉर्म है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम किसको कह रहे हैं कि जब लेबोरेटरी में ओवम को स्पर्म के द्वारा फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन किया जाता है और उस फर्टिलाइज जायगोट को, ठीक, उस डोनर के या वाइफ के फैलोपियन ट्यूब में अगर जायगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जिफ्ट या जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर है? लेकिन IUT यहां पे एक टर्म और दिया गया है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हम किसको कहेंगे कि जब डोनर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा स्पर्म को कलेक्ट किया गया, उसी प्रकार से वाइफ या डोनर के द्वारा ओवम को कलेक्ट किया गया। ठीक, और जब उस ओवम को स्पर्म के द्वारा फ्यूज करा के जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जब उस जायगोट का क्लीवेज होगा, यानी उस जायगोट का क्लीवेज होगा और जब वो 8 to 10, ठीक, ब्लास्टोमियर स्टेज में आएगा। ठीक, यानी कि 8 to 10 ब्लास्टोमियर स्टेज में आने पे उस एम्ब्रियो को, अब हम यहां पे किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्ब्रियो को, कि जब जायगोट का क्लीवेज हो गया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो 8 to 10 सेल स्टेज में या ब्लास्टोमियर स्टेज में हम उस एम्ब्रियो को, ठीक, अब हम यहां पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, उस डोनर या वाइफ के
यूटेरस में, यहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किस में करेंगे, यूटेरस में। ठीक, तो यूटेरस में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक, कि जब एम्ब्रियो को उस वाइफ के या डोनर के यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं IUT। ठीक, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ये दो टर्म दिए गए हैं बेटा, एक जिफ्ट और एक IUT। क्लियर है? तो ये एक मेथड है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो जब हमने लेबोरेटरी में ओवम को फर्टिलाइज करा के जायगोट को ट्रांसफर कर दिया किसमें, उस लेडी में या उस फीमेल में, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद अब वो मदर उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देगी। ठीक, और पूरा बेबी का जो डेवलपमेंट है, तो सारी डेवलपमेंट की प्रोसेस अब उस मदर के वॉर्म में, ठीक, यानी कि उस मदर के वॉर्म में, यानी कि उसकी कोख में, ठीक, डेवलपमेंट की सारी प्रोसेस होगी। तो इससे जो बेबी प्राप्त होगा उस बेबी को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको टेस्ट ट्यूब में या पेट्री प्लेट में क्या कराया है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई है। ठीक, दूसरी मेथड है बेटा गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक, गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये मेथड तब अप्लाई की जाएगी जब फीमेल जो है वो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, यानी कि फीमेल में ओवम बन ही नहीं रहा है। ठीक, ये प्रोसेस हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कब अप्लाई की थी, कि जब वाइफ ओवम का फॉर्मेशन कर पा रही थी। ठीक, और जो मेल था वो भी स्पर्म का फॉर्मेशन कर पा रहा था, लेकिन जो वाइफ थी या जो डोनर थी, ठीक, वो उसको फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं थी, यानी कि ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जिससे वो फर्टिलाइज हो सके। तो यहां पे हमको जो गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेटा डोनर के द्वारा, ठीक, यानी इसमें एक डोनर होगी लेडी या जो मदर है। ठीक, तो इस मेथड में डोनर के द्वारा, यानी कि डोनर के द्वारा ओवम को हम कलेक्ट करेंगे और इधर एक उस डोनर से हम ओवम कलेक्ट करेंगे, यानी कि उससे हमने गैमेट ले लिया और उस गैमेट को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, अदर फीमेल में। ठीक, तो क्या हुआ, गैमेट का ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की प्रोसेस। ठीक, तो अब उसमें गैमेट का ट्रांसफर हो गया। अब उसके हस्बैंड के साथ जब उसका सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो वो स्पर्म उसमें प्रोड्यूस करेगा, तब वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की मेथड है जिससे हम फीमेल इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं या उसका खुद का चाइल्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिर है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मेथड। ठीक, तो जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मेथड है, इस मेथड में कि जो ओवम है, ठीक, कि हमने किसी फीमेल से ओवम को कलेक्ट किया, ठीक, कि हस्बैंड वाइफ है, इनफर्टिलिटी है, तो उससे हमने ओवम को कलेक्ट किया वाइफ से, ठीक, या डोनर से, और उस ओवम में डायरेक्ट,
ठीक, उस ओवम में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, यानी कि ओवम में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद उसको उस वाइफ के या डोनर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मेथड। ठीक, तो ये था बेटा आपका इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक, तो मेन टेक्निक्स हैं बेटा आपकी ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमिट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मेथड। ठीक,